गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज जो हमारा सेशन है वो न्यूटन्स थर्ड लॉ पर है। तो आज हम न्यूटन्स थर्ड लॉ को देखेंगे, न्यूटन्स थर्ड लॉ की एप्लीकेशंस देखेंगे कि किस तरीके से लिफ्ट में उनका एप्लीकेशन होता है। और जो उससे भी इंपॉर्टेंट चीज है वो हम देखेंगे कि वेरिएबल मास को हम किस तरीके से डील करते हैं, लाइक रॉकेट प्रोपल्शन। रॉकेट में क्या होता है कि रॉकेट जिस तरीके से ऊपर जाती जाती है उसके जो गैस हैं वो बर्न होते जाते हैं, वो एज ए गैसियस फॉर्म फ्यूल बर्न होते हैं और वो गैसियस फॉर्म में नीचे बाहर निकलते जाते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है रॉकेट जितने ऊपर जाएगी उसकी मास चेंज होती जाएगी। तो उसको हम कैसे डील करते हैं इस चीज को हम आज के सेशन में देखने वाले। तो प्लीज कंटिन्यू द सेशन एंड सब्सक्राइब द चैनल। तो बच्चा पार्टी आज अपना काम ना स्टार्ट करते हैं। न्यूटन्स के दो लॉ मैंने बता दिए, दो लॉ अपनी पिछली वीडियो में बताएं, उसकी लिंक भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रहा हूं, आप उसको देख लेना अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो। आज का टॉपिक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि हम इसको मोमेंटम से भी रिलेट करेंगे कि न्यूटन्स थर्ड लॉ और न्यूटन्स सेकेंड लॉ जो कहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स, उसको कैसे जस्टिफाई करता है। तो चलिए अब अपना काम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टेटमेंट देखते हैं कि न्यूटन्स थर्ड लॉ की स्टेटमेंट क्या है। सबको पता है गांधी जी ने कहा था कि अगर कोई एक थप्पड़ मारे तो दूसरा थप्पड़ के लिए गाल आगे कर दो, पर भगत जी ने क्या कहा था, एक थप्पड़ मारे तो आप उसको दो थप्पड़ मारो। इन दोनों में से भाई देखो कोई भी न्यूटन्स थर्ड लॉ नहीं कहता। न्यूटन्स थर्ड लॉ सिंपली कहता है कि कोई एक थप्पड़ मारे तो तुम एक ही थप्पड़ मारो, ठीक है। यानी कि जो जितना फोर्स लगा है आप भी उस पर उतना ही फोर्स लगाओ पर अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो अगर दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ये टकरा रहे हैं, इसे ऑब्जेक्ट ए मान लो आप, इसे ऑब्जेक्ट आप बी मान लो। ये टकरा रहे हैं, ए बी पर फोर्स लगा रहा है, एफ ऑन ऑब्जेक्ट बी, फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट बी ड्यू टू ऑब्जेक्ट ए, ये लगा रहा है एफ ए बी। तो हम न्यूटन्स लॉ में क्या बोलते हैं, एफ बी ए इज इक्वल टू माइनस एफ ए बी। ये दोनों फोर्स आपने देखा, ये दोनों फोर्स किस तरीके से काम कर रहा है। मतलब कि न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या बोलता है, फोर्स की जो मैग्नीट्यूड होगी वो इक्वल होगी और जो डायरेक्शन होगा वो अपोजिट होगा। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है कि द फोर्स विल बी इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन, ओके। तो अब हम देखते हैं कि न्यूटन्स सेकंड लॉ से किस तरीके से हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तक पहुंचते हैं। देखिए न्यूटन थर्ड लॉ ने क्या कहा कि एक ऑब्जेक्ट जितने पे फोर्स लगाएगा पहला ऑब्जेक्ट दूसरे पे उतना ही फोर्स लगा देगा इनटू अपोजिट डायरेक्शन। एंड न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता था कि फोर्स विल बी इक्वल टू डीपी अपॉन डीटी। ये कल के सेशन में हुआ था ना, चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम। तो इसका मतलब आप थोड़ा सा सिंपल करने के लिए कर लीजिए कि फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट बी इज इक्वल टू माइनस ऑन फोर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ए। तो बी पे कितना फोर्स लगा, मतलब बी में कितना मोमेंटम चेंज हुआ विद इन अ सिंगल टाइम। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, एफ बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम बी माइनस बी लिखा है तो यहां भी एम बी वी बी कर दो आप, एम बी यू बी अपॉन टाइम। ये हो गया फोर्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम इज इक्वल टू माइनस साइन के साथ में ए में वी ए माइनस ए में यू ए अपॉन टाइम विथ माइनस साइन। ये टी टी कट गई, एम बी वी बी माइ प्लस इस ए में यूए को आप इधर ले आओ, ए में वी ए इज इक्वल टू ए में यू ए प्लस एम बी यू बी। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं ए और बी इसको पूरा एक सिस्टम मान के चल रहा हूं, ये पूरा सिस्टम है, तो इसका मतलब है टकराने के बाद का जो मोमेंटम है एम बी इंटू वी बी, टकराने के बाद वाली, ठीक है। अगर मान ली टकराने के बाद ये वी बी हो जाती है और ये
VA हो जाता है, उसके पहले ये UA था और ये UB था। तो टकराने के बाद का टोटल मोमेंटम इज इक्वल टू, टकराने मतलब कॉलिजन के पहले का मोमेंटम, राइट है ना। तो इससे क्या पता चलता है कि टोटल मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन इज विल बी इक्वल टू टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन। यहां से मेरा क्या प्रूफ किया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये प्रूफ होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये लॉ क्या कहता है कि किसी भी सिस्टम में, सिस्टम क्लोज्ड होनी चाहिए, किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में जो इनिशियल मोमेंटम रहेगा दैट विल बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। ठीक है, जितना लोगे उतना दोगे, लेन देन बराबर होगा, तो टोटल मनी जो रहेगा एक खाते में वो हमेशा ही बराबर रहेगा। कंडीशन ये है कि बाहर से कोई तीसरा ऑब्जेक्ट नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो ये अपना लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम प्रूफ होता है न्यूटन्स के थर्ड लॉ से। अब हम चलते हैं कि लिफ्ट्स में किस तरीके से ये न्यूटन्स थर्ड लॉ काम करता है। ठीक है, लिफ्ट में किस तरीके से न्यूटन्स थर्ड लॉ काम करता है। 3 कंडीशन हम बनाते हैं। पहले लिफ्ट, दूसरी लिफ्ट, और ये मेरी थोड़ी साइड करते हैं, यहां से करते हैं। पहली लिफ्ट, दूसरी लिफ्ट, और ये है तीसरी लिफ्ट। ऑब्वियस ही बात है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, मैं यहां खड़ा हूं तो मेरी mg नीचे लगेगी, mg तो देखिए मैं कुछ भी करूं, ऊपर जाऊं नीचे जाऊं, थोड़ा गड़बड़ हो गया, मेरी mg हमेशा नीचे लगेगी। इस केस में मैं मान के चल रहा हूं कि लिफ्ट की जो एक्सेलरेशन है वो है 0, इसमें एक्सेलरेशन अपवर्ड और इसमें एक्सेलरेशन डाउनवर्ड, ये 3 केसेस में लेके चल रहा हूं। तो अभी न्यूटन्स की थर्ड लॉ क्या बोलती है, न्यूटन्स थर्ड लॉ बोलती है कि अगर आप कोई फोर्स लगाओगे किसी सरफेस पे तो वो सरफेस आप पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएगी। तो इसका मतलब अगर मैं इस सरफेस पे, लिफ्ट की सरफेस पे mg फोर्स लगा रहा हूं तो लिफ्ट भी मेरे ऊपर फोर्स लगा दे रही है mg के बराबर ही, जिसको हम लोग कहेंगे नॉर्मल रिएक्शन। कोई भी सरफेस अपने सरफेस के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर फोर्स एक लगाती है, जिसको हम कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन का कॉन्सेप्ट आप समझ लो, अगर ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है, mg इधर लग रही है, तो नॉर्मल रिएक्शन सरफेस पे, नॉर्मल रिएक्शन का डायरेक्शन के लिए हम सिर्फ सरफेस देखेंगे, ठीक है ना, ये 90 होना चाहिए। अगर इस तरीके से है mg डाउनवर्ड, mg को सरफेस से कोई लेना देना नहीं है, और नॉर्मल रिएक्शन को तो देखो सरफेस से लेना देना है, ये हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा। तो इस तरीके से नॉर्मल रिएक्शन का डायरेक्शन चेंज हो जाता है। ठीक है, यहां तो सिंपल इक्वेशन है कि जितना मैं अर्थ की तरफ फोर्स लगाऊंगा उस सरफेस पे, वो सरफेस मेरे को उतना ही फोर्स लगाएगी, मैं टिका हुआ हूं, स्थिर हूं। यहां पर वो चीज नहीं है। यहां पर क्या है, सरफेस अभी भी नॉर्मल रिएक्शन लगा रही है मेरे ऊपर, पर मैं ऊपर जा रहा हूं। इसका मतलब क्या है कि अगर इस फोर्स में से इस फोर्स को माइनस करूं तो मेरे ऊपर टोटल इक्विवेलेंट फोर्स कितना लग रहा है वो निकल जाएगा। तो इक्वेशन क्या बनेगी यहां पर, R माइनस mg इज इक्वल टू m है। m क्या है, मेरा मास है, मेरा मास है m। तो यहां से क्या हो गया, R इज इक्वल टू m g प्लस a। तो इसी को R को मैं मान लेता हूं m इंटू जी इक्विवेलेंट, ठीक है ना। लिफ्ट इक्विवेलेंट एक्सेलरेशन कितना शो कर रहा है, तो दैट विल बी इक्वल टू m g प्लस a। इसका मतलब लिफ्ट अगर ऊपर जा रही है तो आपका जो इक्विवेलेंट एक्सेलरेशन होता है दैट विल बी इंक्रीज्ड बाय एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट। ठीक है, जो इक्विवेलेंट एक्सेलरेशन होगा उसकी वैल्यू हो जाएगी g प्लस a। सिमिलरली यहां पर चूंकि ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है, इसका मतलब mg ज्यादा है, r कम है,
तो हम क्या लिखेंगे, mg माइनस आर इज इक्वल टू एम ए। तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg माइनस एम ए। अगर मैं इसका इक्विवेलेंट ढूंढना स्टार्ट करूं तो m g माइनस ए। तो यहां पर मतलब g डैश इज इक्वल टू g माइनस ए। आपकी जो इक्विवेलेंट ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g डैश हो जाएगी, दैट विल बी डिक्रीज बाय एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट, g माइनस ए हो जाएगी। अब बड़ा छोटा सा कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर लिफ्ट की रस्सी टूट जाए, अगर लिफ्ट की रस्सी, ये रस्सी टूट जाए, आप गिरना स्टार्ट कर दे, चिल्लाने लगे हो बचाओ बचाओ, लेकिन कोई आने वाला तो है नहीं क्योंकि इतनी फास्ट गिरेगी। तो जब लिफ्ट गिरने लगेगा उस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, फ्री फॉलिंग। उस सिचुएशन को हम क्या कहेंगे, फ्री फॉलिंग। मतलब अब कोई भी फोर्स उसको रोकने वाला नहीं है, वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स में आ गई है और वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स से गिर रही है। तो इसका मतलब क्या होगा कि फॉर फ्री फॉलिंग, फ्री फॉलिंग के केस में क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू जी हो जाएगा। तो मेरा एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, g माइनस जी इज इक्वल टू जीरो। जीरो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मेरा इक्विवेलेंट एक्सेलरेशन हो जाएगा जीरो। ये g डैश कौन है, जो नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है। इसका मतलब है कि मेरे पैर के नीचे जो सरफेस है वो अब मेरे ऊपर कोई भी नॉर्मल रिएक्शन नहीं लगा रहा है। इसका मतलब है कि अगर मैं एक वेइंग मशीन पे खड़ा हो गया उस टाइम पे, तो वेइंग मशीन मेरा वेट दिखलाएगी F इज इक्वल टू एम जी डैश इज इक्वल टू जीरो। दिस कंडीशन इज कॉल्ड फ्री फॉलिंग, जहां पर आपको फील होने लगता है कि आपका वेट जीरो हो चुका है। जब आप बहुत बड़े वाले चरखे पर घूमते हैं किसी मेले में, तो क्या होता है, जब नीचे आता है तो आपको अपना वेट हल्का लगने लगता है। क्यों, इसी वजह से जब आप नीचे आते हैं, और जब आप ऊपर जाते हैं उस गोल चक्कर में तो आपको अपना वेट बढ़ा हुआ लगने लगता है। क्यों, इस वजह से, क्योंकि आपकी एक्सेलरेशन बढ़ जाती है, इक्विवेलेंट एक्सेलरेशन। तो आपका नॉर्मल रिएक्शन ही आपको फील कराता है आपका वेट क्या है। तो आर बढ़ जाएगा, यहां आर कम हो जाएगा, फ्री फॉलिंग में आर जीरो हो जाएगा। इसका मतलब आपका वेट जीरो। इस कंडीशन को हम कहेंगे फ्री फॉलिंग। क्लियर है। तो आई थिंक न्यूटन्स का थर्ड लॉ आपको अब एक्सप्लेन हो चुका है कि किस तरीके से हम लोग इन चीजों को हैंडल करते हैं। ठीक है, अब जो हम एक छोटा सा टॉपिक देखने वाले हैं वो है लॉ, कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल मासेस। कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल मासेस, उसको हम देखते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल मासेस कैसे हम लोग हैंडल करते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं रॉकेट का। ठीक है, रॉकेट जैसे जैसे ऊपर जाता है उसकी फ्यूल बर्न होती जाती है। आप नॉर्मली देखोगे जब भी रॉकेट ऊपर जाता है तो आप सपोज करो कि किसी सैटेलाइट्स को लेकर रॉकेट ऊपर जा रहा है, तो रॉकेट जब ऊपर जाता है तो उसके नीचे के मासेस गिरते जाते हैं। फ्यूल्स जो है बहुत अलग अलग चैम्बर्स में भरे रहते हैं। एक पर्टिकुलर हाइट पे एक चैम्बर की फ्यूल खत्म हो जाती है, वो बाहर निकल जाता है, फिर दूसरे चैम्बर की फ्यूल खत्म होती है, वो निकल जाता है। तो इस तरीके से स्टेप वाइज करते हुए हम क्या करते चलते हैं, रॉकेट की मास को कम करते जाते हैं, और जैसे जैसे मास कम होती जाएगी उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यही कहता है, अगर मैं मास कम करूंगा तो ऑब्वियस सी बात है वेलोसिटी बढ़ जाएगी। तो उस केस को हम देखते हैं कि अगर टाइम के साथ में मास कम होता जा रहा है तो उस केस को हम कैसे हैंडल करते हैं। ठीक है, ये आपकी रॉकेट हो गई। तीन केसेस हम लेते हैं। इसकी इनिशियल मास में मान लेता हूं m0 और इनिशियल वेलोसिटी मान लेता हूं मैं v0। ठीक है, ये ऊपर जाता जा रहा है किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे, दिस विल बी इक्वल टू t इज इक्वल टू 0। अब t इज इक्वल टू t पे क्या है, मैं इसकी मास मान लेता हूं m है और इसकी वेलोसिटी में मान लेता हूं v है। ठीक है, थर्ड केस में मैं क्या मानता हूं कि बहुत इनफाइनाइटली स्मॉल टाइम पे t इज इक्वल टू t प्लस डेल्टा t पे इसकी मास हो गई m माइनस डेल्टा m
और वेलोसिटी हो गई v प्लस डेल्टा वी। ये आपकी हो गई जो डायग्राम बनाया उसका कॉन्सेप्ट कि इनिशियल मास हमने और इनिशियल वेलोसिटी मान ली, किसी पर्टिकुलर टाइम पे मास और वेलोसिटी मान ली, और इनफाइनाइटली स्मॉल टाइम आफ्टर हमने क्या माना कि मास जो है इनफाइनाइटली स्मॉल कम हो गया और वेलोसिटी कंपैरेटिवली उतना ही बढ़ गई। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है कि इस पॉइंट पे जितना मोमेंटम होगा, अच्छा अब ये जो डेल्टा मास है, डेल्टा एम है, वो गया कहां, वो फ्यूल की वजह से निकल गया इधर, डेल्टा एम, ठीक है, किस स्पीड से, वीजी की स्पीड से, वेलोसिटी ऑफ गैस की स्पीड से ये निकल गया। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या बोलता है, इनिशियल मोमेंटम एम वी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम मैं किसका लूंगा, रॉकेट की मास, वेलोसिटी, गैस की मास और इसकी वेलोसिटी, एम माइनस डेल्टा एम वी प्लस डेल्टा वी माइनस डेल्टा एम इंटू वीजी। ठीक है, माइनस मैंने क्यों लिया, क्योंकि इसको मैं प्लस ले रहा हूं तो इसको मैं माइनस लेता हूं, वीजी डायरेक्शन को मैं माइनस लूंगा। एम वी इज इक्वल टू, अब इसको आप ओपन कीजिए, एम वी प्लस एम डेल्टा वी माइनस डेल्टा एम वी माइनस डेल्टा एम डेल्टा वी माइनस डेल्टा एम वीजी। ठीक है, इधर एम वी कट आउट हो गया, ये वाली क्वांटिटी को मैं जीरो मान लूंगा। क्यों, क्योंकि डेल्टा एम एंड डेल्टा वी दोनों ही बहुत छोटे हैं, तो ऑब्वियस ही बात है कि इसका जो मल्टीप्लीकेशन होगा, ये जंक्शन आपको फिजिक्स में हर बार लेना होगा। अगर दो ऐसी क्वांटिटी है जो इनफाइनाइटली स्मॉल है, तो अगर सिंगल क्वांटिटी जैसे यहाँ पर डेल्टा एम या डेल्टा वी, इसको हम इग्नोर नहीं कर पाएंगे, लेकिन जहां मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, जैसे आप एक एग्जांपल ले लो 0.1, इसको स्मॉल नहीं मानेंगे, लेकिन अगर 0.1 इंटू 0.1 आ गया तो ये कितना होगा 0.01। मल्टीप्लीकेशन के बाद ये क्वांटिटी और भी ड्रास्टिकली रिड्यूस कर जाती है, तो इसलिए हम इस क्वांटिटी को नेग्लेक्ट करके चलते हैं, इग्नोर कर देते हैं। तो यहां से इक्वेशन मेरी क्या आ गई, एम डेल्टा वी इज इक्वल टू डेल्टा एम वी प्लस वीजी, वी प्लस वीजी। अब देखिए यहां से एक एजम्पशन स्टार्ट हो गया, डेल्टा एम इंटू वी प्लस वीजी। वी क्या है, रॉकेट के ऊपर जाने का डायरेक्शन, और वीजी क्या है, गैस के नीचे आने का डायरेक्शन। गैस तो इसी स्पीड से नीचे आ रही है ना, वीजी स्पीड से। इसका मतलब रिलेटिव वेलोसिटी क्या बोलते हैं, अगर दो ऑब्जेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उन दोनों की वेलोसिटी सम अप हो जाती है। तो इसका मतलब वी प्लस वीजी क्या दे रहा है, वी प्लस वीजी ये क्या दे रहा है, वेलोसिटी ऑफ रॉकेट विथ रेस्पेक्ट टू गैस। इसको मैं मान लेता हूं माइनस यू। ठीक है, माइनस यू इसलिए मानो क्योंकि मैं गैस के डायरेक्शन की तरफ से देख रहा हूं कि गैस के डायरेक्शन के रेस्पेक्ट में रॉकेट की वेलोसिटी कितनी है, इसलिए हम यहां पर इसको माइनस यू मान रहे हैं। तो एम इंटू माइनस यू, यहां से इक्वेशन हो गई डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस यू डेल्टा एम अपॉन एम। इससे इक्वेशन 1 माना। अब क्या करना है बेटा लाल, हमको इसको डिफरेंशिएट करना है, सॉरी इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट, ये कहां से कहां तक जाएगा, V0 से V तक जाएगा, और ये कहां से कहां तक जाएगा, M0 से M तक जाएगा। ठीक है, तो यहां आ गया V माइनस V0 इज इक्वल टू माइनस यू 1/x dx। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, ln x। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस यू ln m माइनस ln m0 इज इक्वल टू माइनस यू ln m अपॉन m0 इज इक्वल टू, अब अगर इस माइनस साइन को हटाना है तो u ln m0 अपॉन m, ये इक्वेशन है।
तो अब अगर मैं मान के चल रहा हूं एट टाइम t इज इक्वल टू 0, रॉकेट तो रुका हुआ था, अभी प्रोपल्सन स्टार्ट नहीं हुआ है, तो इसका मतलब v0 इज इक्वल टू 0 होगा इस केस पे। t इज इक्वल टू 0 पर v0 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरा 0, अभी रॉकेट स्टार्ट ही नहीं हुआ, तो यहां 0 रख दो, v0 की वैल्यू 0 रखो, तो क्या आ जाएगा v इज इक्वल टू, और इस लॉग को लॉग में कन्वर्ट करो तो हम क्या करते हैं 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं, u log m0 बाई m। तो ये मेरा फाइनल एक्सप्रेशन आया कि स्पीड जो है किस तरीके से डिपेंड करेगी। तो अब देखिए रॉकेट की स्पीड किसी भी टाइम पे उस वक्त के मास, जो भी मास बचा हुआ है, अपॉन m, जहां से हमने स्टार्ट किया है, ठीक है, m कह लो या m0 आप कह लो, इनिशियल मास अपॉन जो भी मास बचा हुआ है, और u क्या होगी रिलेटिव स्पीड ऑफ गैस विथ रेस्पेक्ट टू रॉकेट, ठीक है। तो इन तीनों चीजों पे डिपेंड करता है। तो इस तरीके से हम लोग वेरिएबल मास के कॉन्सेप्ट को भी डील करते हैं। आई होप आपको आज का सेशन सही लगा होगा। आज के सेशन में हमने न्यूमेरिकल्स कवर नहीं किए हैं। पिछला सेशन और आज के सेशन को मिला करके हमने न्यूटन्स के सारे तीनों लॉ को कवर कर लिया, थ्योरी पार्ट को। न्यूमेरिकल भी हम करेंगे कल के सेशन में। हम 4 या 5 न्यूमेरिकल्स रखेंगे जो IITs या नीट्स में पूछे हुए हैं, और उसको सॉल्व करेंगे। कोशिश करेंगे कि कुछ ट्रिक्स ऐसे लाया जाए जिससे कि आपको एग्जाम्स में बहुत फायदा हो। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सारे वीडियोस को देखिए, सारे वीडियोस को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, ताकि सब लोग सीख सकें और हमारे मोटिवेशन को बरकरार रखिए। थैंक यू। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए।